अरे तू रो मत छोटे। मानो कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और किसी काबिल बनाऊंगा। भैया, अब हम अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेंगे? ये घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। अरे छोटे, माँ बाप से ही तो घर होता है, लेकिन अब वे हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। सब अच्छा होगा, तू फिक्र मत कर। राजेश और राहुल के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनका देहांत हो चुका था, जिस वजह से बड़े भाई होने के कारण राजेश को अब राहुल का ख्याल रखना था। राजेश खेती बाड़ी करता था, जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे। इसके साथ ही वह अपने भाई की पढ़ाई पर भी पैसा लगाता था। समय बीतता गया और अब उसने एक बड़ा घर ले लिया। ये लो कुणाल, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो जल्दी जल्दी खा लो। ये क्या भैया, हर बार की तरह इस बार भी खाना जला दिया आपने? अरे ज़्यादा नहीं जला है, थोड़ा ही जला है। कोई बात नहीं, मैं कल से अच्छा बनाऊंगा। अरे रहने दो भैया, मेरा पेट भर गया है आपके हाथों से खा खा कर। अब आप शादी कर लो, कम से कम भाभी आएंगी तो अच्छा अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। अरे नहीं छोटे, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं तेरा ख्याल रखूँगा और तुझे बाहर भेजकर कुछ बड़ा अफसर बनाऊँगा। हाँ भैया, लेकिन मैं पहले अपने भाभी के हाथ से खाऊँगा, उसके बाद ही कहीं जाऊँगा। जिसके बाद कुछ ही समय में राजेश को एक शालिनी नाम की लड़की पसंद आ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। शालिनी बहुत ही संस्कारी और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेवारियां संभाल ली। अच्छा भैया भाभी, मैं चलता हूँ, जल्दी ही लौटूंगा कुछ बनकर। हाँ देवर जी, जब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखूंगी। अरे भाभी, आप भी ना। अच्छा, आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। राहुल शहर के लिए निकल जाता है। अब इधर राजेश और शालिनी खेती बाड़ी करके राहुल को शहर में ज़रूरत के हिसाब से पैसे भेजते रहते थे। देखते ही देखते 6-7 साल बीत जाते हैं। अब राजेश का एक लड़का भी हो चुका था, जो कि 5 साल का था। सुनो जी, मेरी मौसी बता रही थी कि उनकी पहचान में एक लड़की है, हमारे राहुल के लिए अच्छी रहेगी। लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर भी है। ठीक है शालिनी, पहले राहुल को शहर से आने दो। कुछ महीने बाद ही राहुल शहर से घर आ जाता है। शालिनी राहुल से लड़की के बारे में बात करती है। भैया भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली मैं अर्चना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। अरे देवर जी, आप तो बड़े ही छुपन रुस्तम निकले। सारी खिचड़ी पका ली और अब बता रहे हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपकी शादी अब वहीं होगी जहां आप चाहेंगे। राजेश और शालिनी अर्चना के घर जाते हैं और अर्चना का हाथ उसकी माँ से मांगते हैं। सब राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी कर अर्चना अब राहुल के घर आ जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा घर! ये तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। इस घर में तो हर कमरे में एसी लगा होगा। अरे देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है हमारे छोटे से घर में। छोटे से? दीदी, ये तो बहुत बड़ा घर है। हाँ बाबा, बहुत बड़ा घर है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। शालिनी अर्चना को एक बड़े से कमरे में लेकर आती है, जहाँ एसी भी लगा होता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रूम है और यहाँ तो एसी भी लगा है। बाहर तो बहुत ही गर्मी थी। हाँ अर्चना, अब तुम यहाँ आराम करो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी ठीक है दीदी। अर्चना इतना बड़ा कमरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। चलो बेटा, जल्दी जल्दी खाना खा लो। नहीं मम्मी, पहले मुझे चॉकलेट खाना है। नहीं बेटा, जब तक खाना नहीं खाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं खाना खा लूँगा तो चॉकलेट दिलाओगी क्या? हाँ बाबा, दिला दूंगी। ऐसे ही शालिनी अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती रहती। समय बीतता गया और एक दिन अचानक से खेत में आग लग गई और सारी फसल जल जाती है। क्या बताऊं शालिनी, इस बार हमारा बहुत नुकसान हो गया। सारी खेत की फसल जल गई। अब तो हमारे खाने तक के लिए अनाज नहीं है। जी आप अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप परेशान मत हो, मैं नौकरी करूँगा और मैं घर का खर्चा चलाऊँगा। राहुल जॉब करने लगता है और अपने भैया भाभी को खर्चा देने लगता है और कुछ पैसे अपने पास भी रखने लगता है। लेकिन ये सब देखकर
अर्चना को बहुत गुस्सा आता है। ये राहुल जी में भी ना बिल्कुल अकल नहीं है। सारे पैसे अपने भैया भाभी को दे देते हैं। धीरे धीरे ये घर भी इनके नाम कर देंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। जिसके बाद अर्चना अपने पति को प्रॉपर्टी का लालच देती है। देखो जी, आपकी तो नौकरी प्राइवेट है, ये तो कभी भी छूट सकती है। आप ऐसे ही सारे पैसे अपने भैया भाभी पे खर्च करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आपकी भाभी बहुत चालाक है, वे घर अपने नाम कर लेंगी। इससे पहले आप ये घर अपने नाम कर लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अभी भैया के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाता हूँ और उनसे साइन करवाता हूँ। जिसके बाद राहुल राजेश के पास घर के पेपर लेके जाता है और साइन करने को बोलता है। भैया, आप इन पेपरों पे साइन कर दो और ये घर मेरे नाम कर दो। मम्मी, चाचू क्या बोल रहे हैं? ये घर इनके नाम? राजेश चुपचाप पेपरों पे साइन कर देता है। राजेश को एक छोटा सा स्टोर रूम मिलता है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती। मम्मी, यहाँ तो बहुत गर्मी है और यहाँ एसी भी नहीं है। मैं अभी तुझे पंखा कर देती हूँ मेरे बच्चे। शालिनी हाथ वाले पंखे से रोहन को पंखा करने लगती है। यहाँ तो बहुत गर्मी और गंदगी भी है, हमें थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी और एक पंखे की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पंखा भी खरीद सकूं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और खेती का काम शुरू करता हूँ। जी ठीक है, इस बार मैं भी आपकी मदद करूँगी। दोनों बहुत ही मेहनत और लगन के साथ खेती करने लगते हैं और 6 महीने बाद ही खेतों में बहुत ही अच्छी फसल हो जाती है, जिसे बेचकर वह एक अपना छोटा सा खुद का घर ले लेते हैं। कुछ दिन बाद ही इधर अर्चना एसी के मजे ले रही होती है। मरने दो जेठानी जी को गर्मी में, मैं तो एसी में सही मजे ले रही हूँ। उनके साथ रहती तो कितना खर्चा होता। अकेले रहने का यही तो फायदा है। मेरा जिस रूम में मन करे उस रूम में जाती हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ बैठती हूँ और एसी चलाती हूँ। ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई टोकने वाला। इतने में घर की लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मुझे तो बहुत गर्मी होने लगी है। जब भी वहाँ राहुल आ जाता है। अर्चना, दो बहुत ही दुख खबरी है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अर्चना, हमने 4 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा, जिस वजह से हमारी लाइट कट गई है। और दूसरी दुख की बात यह है कि मेरी नौकरी छूट गई है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बिजली का बिल भर सकूं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दोनों बहुत परेशान होने लगते हैं और गर्मी में कैसे कैसे 2 दिन काट लेते हैं। राहुल, हम कब तक इस गर्मी में रहेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने भैया से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? अर्चना, मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगूंगा? हमने उनके साथ बहुत गलत किया है, जिसकी सजा हमें भोगनी पड़ रही है। जब भी वहाँ शालिनी आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ अर्चना, ये लो देवर जी, ये कुछ पैसे हैं जिससे आप बिजली का बिल भर देना और कुछ पैसे घर के खर्चे के लिए। दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हाँ भाभी, मैं अपने कर्मों पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, जिसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। जिसके बाद राहुल फिर से राजेश के नाम घर कर देता है और अब सब साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं। वैसे तो भाभी और ननद के बीच दोस्ती वाला रिश्ता होता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो ननद अपनी भाभी की दुश्मन बन बैठी थी। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। काजल देर से उठती है। उसके बाद शावर लेकर किचन की तरफ चलती है, जहाँ उसकी भाभी राधा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे भाभी, मेरे लिए कॉफ़ी बनाई या नहीं? अरे काजल दीदी, उठ गई आप? बस अभी बना देती हूँ। वैसे नाश्ते में क्या क्या बनाया है? आपके लिए मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं और आपके भैया के लिए आलू के पराठे। ओ भाभी, प्लीज़ ये सुबह सुबह मेरे लिए पराठे मत बनाया करो। आप ऐसा करो कि मेरे लिए सैंडविच बना दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और भैया को सुबह नाश्ते में आलू के पराठे पसंद नहीं हैं, तो आप उनके लिए पिज़्ज़ा बना देना। हाँ, लेकिन उसमें ब्लैक पेपर ज़रूर डालना, भैया को वो बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। राधा एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी
यही खूबी राघव को अच्छी लगी और उन दोनों की शादी सबकी रजामंदी से हो गई। लेकिन काजल को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। काजल राधा को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। काजल के कहने पर राधा ने आज का नाश्ता बनाया था और वह डाइनिंग टेबल पे सबके लिए लगाती है। अरे वाह राधा, तुमने मेरे लिए पिज्जा बनाया है। मेरा बहुत दिनों से मन था पिज्जा खाने का। थैंक यू सो मच। राघव जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डालता है कि उसे छींकें आना शुरू हो जाती है। ये देखकर कलावती बोलती है, अरे बहू, ये क्या, तूने इसमें काली मिर्च डाल दी है? हाँ माँ जी, डाली तो है। अरे तुझे पता नहीं है क्या कि राघव को काली मिर्च से एलर्जी है? राधा बेटी, डॉक्टर को फोन कर जल्दी, और जल्दी घर पे बुला ले। राधा डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर राघव को कुछ दवाइयाँ दे जाता है। क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? लेकिन माँ जी, मुझे तो राधा दीदी ने बोला था काली मिर्च डालने के लिए। ओ देखो तो भाभी कितना झूठ बोल रही हैं। भाभी, अपना किया हुआ मुझ पे क्यों थोपती हो? आपको शर्म नहीं आती क्या झूठ बोलते हुए? आगे से याद रहे कि राघव को खाने में कभी किसी ने भी काली मिर्च डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? राधा चुपचाप सारी बातें सुन लेती है। समय बीतने लगा। घमंडी ननद अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक रोज, भाभी मेरे लिए एक कप चाय ले आना। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है और दूसरे कामों में लग जाती है। जब ही काजल चिल्लाते हुए बोलती है, माँ माँ, इधर आना जरा, देखना तुम्हारी लाडली बहू ने ये क्या किया है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो जब तो पीऊँ ना। देखो भाभी ने इसमें एक छिपकली का बच्चा डाल दिया है ताकि मैं इसे पीऊँ और मैं मर जाऊं। क्या मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तूने चाय पी तो नहीं? लेकिन जब मैंने बनाया था तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, फिर ये छिपकली का बच्चा कहाँ से आ गया? है रे, तू चाहती क्या है? पहले तो तू मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी थी, उसके पिज्जा में काली मिर्च मिला दी, और अब मेरी बेटी के चाय में छिपकली डाल दी। आखिर तू चाहती क्या है? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मुझे सीधा सीधा बोल देती, कम से कम ऐसे तो मत करो। रो मत मेरी बच्ची, और चल कर अपने कमरे में आराम कर ले। दोनों वहां से चली जाती हैं। बेचारी राधा सोचने लगती है, पता नहीं ननद जी को मेरे से क्या दुश्मनी है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, हमेशा मुझे सबकी नज़रों से गिराती रहती हैं, जबकि मैं तो उनके साथ कुछ कभी गलत करती ही नहीं हूँ। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। समय बीतने लगा। मुझे कुछ भी करके भाभी को इस घर से निकलवाना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कुछ करने के बाद भी काजल का मन नहीं भरा तो उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने राधा के कमरे से उसकी एक फोटो चुरा ली और कुछ दिन बाद, अरे काजल दीदी आओ, बस अभी हम खाने ही बैठे थे, आप भी बैठकर खाना खा लो। बस करो भाभी, बंद करो ये अपना ड्रामा, और कितने दिन हम लोगों को पागल बनाओगी? ये क्या बोल रही हो काजल तुम? हाँ बेटी, क्या हुआ? मम्मी तुम जानती नहीं हो इन्हें, ये देखो। काजल एक फोटो दिखाती है जिसमें राधा के साथ कोई दूसरा लड़का होता है। मम्मी भैया, भाभी का पहले से ही कोई आशिक था जिससे इन्होंने शादी कर रखी थी, और जब उससे मन भर गया तो इन्होंने भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब ही राघव काजल को एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये क्या राघव बेटा, तुझे तो इस कलमुही को मारना चाहिए, और तू अपनी ही बहन पर हाथ उठा रहा है। मम्मी ये सब झूठ बोल रही है, और ये फोटो भी नकली है। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था। जहाँ से इसने ये फोटो बनवाई है वो मेरा दोस्त है। काजल, तुम अपनी भाभी को नीचा गिराने के लिए इतना गिर सकती हो, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। काजल दीदी, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? हाँ तो और क्या करती, घर वालों ने आपकी शादी तो लव मैरिज करवा दी, लेकिन
मैंने जब अपने प्यार के बारे में बताया तो इन सब ने मना कर दिया। अरे मैंने भी तो प्यार किया था, मेरा भी तो प्यार सच्चा था। आपने ये गलत किया, आपको भी दीदी के प्यार को समझना चाहिए था। हो सकता है वह जिस लड़के से प्यार करती हैं वह एक अच्छा इंसान हो। आप दोनों कल ही जाकर उनसे मिलेंगे। अगर वह लड़का अच्छा हुआ तो आप दीदी की शादी उनसे करवा देंगे। राधा की ये बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने करे पे शर्मिंदा होती है। भाभी, मैंने आपके साथ इतना सब किया, उसके बाद भी आप मेरे बारे में इतना कुछ सोच रही हैं। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद काजल और राधा गले लग जाती हैं और कुछ दिन बाद ही काजल की शादी उसके मनपसंद इंसान के साथ हो जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।